नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमें इतना टॉलरेंट देश नहीं बनना है कि हम अपने ही देश की आलोचना होने दें, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बदनाम होने दें। आपके खिलाफ आईबी की रिपोर्ट्स हैं, सिर्फ 2 ट्वीट्स नहीं है, और आरोप हैं कि आपने भारत विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लिया है। आईबी रिपोर्ट्स हैं और मैंने देखी हैं। ये बातें किसी और ने नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने अमृत विल्सन के लिए कही है। अमृता विल्सन जो ओसीआई कार्ड धारक है, यानी आपको जो एक कार्ड दिया जाता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, उसका क्या इस्तेमाल पिछले कुछ सालों से हुआ है। लगभग 20 साल पहले यह सुविधा भारत ने कुछ ऐसे लोगों को दी थी जिनका रिश्ता भारत से बैठता था, लेकिन उसका इस्तेमाल लंबे समय से इस देश को बाहर बदनाम करने में और वहां बैठे हुए एनजीओ के हित साधने के लिए किया जा रहा था। ये लगातार इस सरकार ने आने के बाद इस पर नकेल कसनी शुरू की, तो लोगों ने अदालत के सहारे ही देश को बदनाम करने के अपने औजार को बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन अब अदालतें आसानी से ये होने नहीं दे रही। कुछ इसी तरह का मसला है। ये उसके बारे में ये 82 साल की अमृत विल्सन जो इंडियन लेखिका पत्रकार है, 2023 में सरकार ने इनका ओसीआई कार्ड रद्द कर दिया था। उन पर कई भारत विरोधी गतिविधियों और नुकसान पहुंचाने वाले प्रोपेगेंडा में शामिल होने का आरोप लगाया था। उन्होंने ये भारत सरकार के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और कहा था कि साहब ये कैंसिल करना गैर कानूनी, मनमाना और बिना सोचा समझा है। इस पर कोर्ट ने मई 2023 में सरकार को नोटिस जारी किया था। आप ये जान लीजिए, आपको एक मामला और याद होगा आतिश तासीर का, यानी वो महिला जिसका बेटा आतिश तासीर है, वो इस देश में तवलीन सिंह के नाम से जानी जाती है। तवलीन सिंह का रिश्ता पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट से, सलमान तासिर से, और वो शादी में कब बदला ये मालूम नहीं है, लेकिन वो जो कहानियां हैं वो ये है कि वो यहाँ शिमला समझौते को कवर करने आए थे और यहाँ तवलीन सिंह थी, उनके बीच में प्रेम हुआ, जो भी हुआ, और उसके बाद जो बेटा हुआ वो आतिश तासिर है। उसके केस के बाद ही आपने ये देखा होगा कि तवलीन सिंह के तेवर कैसे बदल गए थे, लेकिन वो भी ओसीआई कार्ड का ही मामला था। ये पूरा मामला क्या है तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा ही, लेकिन शुरुआत हम अमृता विल्सन से ही कर रहे हैं, क्योंकि अमृता विल्सन की तरफ से सीनियर एडवोकेट त्रिदीप पेस ने जो है वो अदालत में पेश हुए थे कल दिल्ली की, और उन्होंने कहा कि ओसीआई कार्ड को रद्द करने का जो कारण बताओ नोटिस दिया गया उसमें कोई डिटेल नहीं थी। उन्होंने कहा शुरू में सरकार ने उनके एक ट्वीट और किसानों के विरोध पर एक आर्टिकल और कश्मीर में एक आर्टिकल का जिक्र किया था, लेकिन वो आधार नहीं है जिस पर उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। और कहा कि भाई कोई विल्सन का काम जो है कोई भी भारत विरोधी नहीं था। उधर से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसिल निधि रमन जो है सरकार की तरफ से पेश हुई। उन्होंने कहा कि जो भी मटेरियल पब्लिक डोमेन में है विल्सन को दे दिया गया, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कुछ इनपुट दिए हैं, उन्हें एक सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपा जा रहा है। और क्योंकि यह मामला भारत की एकता और अखंडता के साथ संप्रभुता से जुड़ा हुआ है, अब पेस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने वाई के चंद्रचूड़ का नाम लिया, आपको याद होगा उन्होंने सीलबंद लिफाफों को कहा था कि ये एक अनिवार्य एक बुराई है, ये प्रैक्टिस बंद होनी चाहिए, पारदर्शिता होती है, तो इसका इस्तेमाल ही पेश कर रहे थे। अब आप ये समझ लीजिए कि अदालतों में कैसे भारत की कहानी को ही वकील भारत के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो न्यायिक आजादी मिली है उसका फायदा हमेशा जो स्कैंडल्स हैं, जो जो देश के खिलाफ लगे रहते हैं, उनको दिलाने की कोशिश यहां कुछ लोग करते रहे हैं। सीलबंद लिफाफा अदालत ने देखा और बेंच ने कहा कि उन्हें विल्सन के खिलाफ गंभीर आरोप दिखाई देते हैं और देश की अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर बुराई नहीं होने दी जा सकती। इसके बाद विल्सन और सरकार को अपने मामलों की सुनवाई के लिए अगली सुनवाई की डेट दे दी। लेकिन आखिर ये ओसीआई है क्या, इस पर हम लोग ये बात करें कि इसकी कहानी क्या है, तो एक दो केस और जान लीजिए। क्योंकि सरकार ने इसका, ये जो विल्सन है ये साउथ एशिया सॉलिडिटी ग्रुप से जुड़ी हुई थी
और ये भारत के खिलाफ एक बड़ी दुनिया के अलग-अलग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉबिंग करने के लिए मशहूर थी। इसीलिए कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला लिया है। आतिश तासीर का मैं आपको इसलिए कह रहा था क्योंकि चर्चा बहुत हुई थी, क्योंकि इसमें पाकिस्तानी मूल का एक आदमी है, जिसका बेटा आतिश तासीर है, जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को डिवाइडर इन चीफ लिखता है टाइम मैगजीन पर, और उसके बाद भारत के खिलाफ एक एजेंडा चलाता है। उसकी मां हिंदुस्तान की पत्रकार है और पत्रकारिता के नाम पर जो एक बड़ा इकोसिस्टम है उसकी हिस्सेदार है। जब तक उसके बेटे को यह सवाल नहीं हुआ था, तब तक वो सरकार के लिए आपको दिखेगा कि तारीफ भी लिखती है, और उसके बाद से वो भारत की सरकार के खिलाफ जिस तरह का एक अभियान छेड़ देती है, वो इसलिए क्योंकि इस देश को सराय समझ लिया गया। इस देश में जिसका जो मन करे वो आए करे, यहां कुछ भी चला जाए। जो जो कार्ड इसलिए दिया गया था कि भारतवंशी हैं, भारत के लोग हैं, जिनके माता या पिता में से एक भारत है, वो इस जमीन के साथ अपने रिश्ते को महसूस करो, और ये जमीन उनको अपनी तरफ से एक रिश्ते का एहसास दिलाना चाहती थी। उसका फायदा कितने लोगों ने उठाया ये अलग बात है, लेकिन इस तरह के सैकड़ों लोग, जिन लोगों ने इस देश को टारगेट करने के लिए उसी कार्ड का इस्तेमाल किया, ये उनमें से एक आतिश तासिर है। तो चूंकि जो तकनीकी आधार था वो ये था कि तासीर ने ये जानकारी छिपाई थी कि उनके पिता सलमान तासीर, जो पाकिस्तान का नागरिक था, आपको याद होगा, पंजाब प्रांत के गवर्नर, और उसको उसके गार्ड ने ही गोली मार दी थी। ये अलग बात है कि आज भी वो इस्लाम की तारीफ करते हुए कई सारी कहानी सुनाते हैं। आतिश तासीर की किताब इतिहास से अजनबी या स्ट्रेंजर टू हिस्ट्री भी इस्लाम पर ही लिखी गई थी। और उसके बाद चूंकि नियम के अनुसार क्या था कि यदि किसी के माता या पिता, दादा दादी पाकिस्तान के हैं, तो वो ओसीआई के लिए अयोग्य है। ये नियम है, इसमें कोई वो नहीं था। तो आलोचकों का तो तर्क होता ही है। उन्होंने कहा साहब उसका जन्म ब्रिटेन में हुआ, उसकी मां तवलीन सिंह भारतीय है, इसीलिए वो खुद को भारतीय बताता है। ये नई कहानियां यहां देते हैं, जबकि इस्लाम में मां की तरफ से कोई राष्ट्रीयता तय नहीं होती, वहां पिता के साथ होता। आपको याद होगा कि बहुत सारी जो सेक्स स्लेव बनाई गई थी, उनका उनके पिता के तौर पर, उनकी माता के तौर पर कभी नाम नहीं दर्ज होता। ये इस्लाम का है, लेकिन चूंकि भारत को चोट पहुंचाने के लिए, उसको उसका बाजा बजाने के लिए आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो है। चूंकि भारत की सरकार ने दशकों तक उस पर सवाल नहीं उठाया, इसीलिए उनको ये लगता है कि साहब कभी नहीं उठना चाहिए। और चूंकि उन्होंने जो लिख रहे थे, अगर उसके बाद सरकार ने उठाया तो साहब लेख की वजह से है। ये डोमिसाइल नियम कैसे, एक और आपको केस याद दिला दूं, जो अगर सोशल मीडिया पे अगर आप एक्टिव थे, तो स्वीडन की उपाला यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर अशोक स्वैन है, उसका सिर्फ यही काम है कि वो कैसे इस देश के खिलाफ अलग अलग जगह पर बदनामियां कर सकता है, उनके लिए सरकार को कोसना, और वो इस अंदाज से कि पूरे देश को कोसा जा सके, और खासतौर से इस देश में जाति भेद के लिए उसकी जो उसके प्रयास हैं वो आप देखिए कितने जबरदस्त होते हैं, ताकि इस देश में लड़ाइयां हो सके। और कोर्ट उसका भी सरकार ने ये कहा कि उसके ट्वीट, चूंकि उसके ट्वीट होते थे, सब पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता था। सरकार का कहना है कि सेन अपने ट्वीट्स के जरिए सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ रहे हैं। तो कोर्ट में लड़ाई हुई, चूंकि कोर्ट तो उन लोगों ने ये मान के रख दिया कि साहब वो जो चाहेंगे करेंगे, और कोर्ट उनको मदद देंगे मानवता के नाम पे। तो उन्होंने कहा कि एकेडमिक्स होने के नाते आलोचना करना उनका अधिकार है। कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि भाई आखिर आप सिर्फ ट्वीट के आधार पर यह कार्ड कैसे रद्द कर सकते हो। फिर एजेंसीज ने अपनी रिपोर्ट दी, सुरक्षा एजेंसियों ने वो साक्ष्य पेश किए। ये दिखाता है कि सिर्फ जो हिंसा है, फिजिकल हिंसा है, वही सरकार देश के खिलाफ नहीं होती। जो डिजिटल नैरेटिव है वो भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होता है। अब ये क्योंकि बार बार ये सवाल आ रहा, ओसीआई कार्ड क्या है? ये नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत एक पंजीकरण है। ये 26 जनवरी 1950 को जो भारत का नागरिक रहा हो उसके वंशज हैं, या वो कभी भी इसमें पाकिस्तान या बांग्लादेश के कोई नागरिक रहे, तो आप और आपकी अगली पीढ़ियां, 3 पीढ़ियां ओसीआई के लिए अयोग्य हैं। ये सबसे बड़ी चीज है कि सरकार बिना सूचना के, पहले सेक्शन 7D था कि भाई उसके वो बिना सूचना के सरकार उसको रद्द नहीं कर सकती, इसीलिए उसमें एक सेक्शन था 7D, जिसमें आपको मामला अगर भारत की संप्रभुता का और सुरक्षा का है, तो आप उसको, भारत सरकार के पास उसकी असीमित शक्तियां हैं। हुआ क्या कि ये सब मजबूत कैसे हुआ, क्योंकि ये तो 2005 में मिला था। अगर ये कैसे इसकी ओसीआई की उत्पत्ति हुई थी, तो ये उस समय हुआ जब लक्ष्मीमल सिंघवी थे, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के समय में इसका गठन किया गया, और 2005 में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ये योजना आई थी।
ये केवल अगर आप ईमानदारी से देखें तो ये ओसीआई धारक जो है, कार्ड धारक, कोई नागरिक नहीं है भारत का। वो सिर्फ एक पंजीकृत विदेशी है जिसे भारत में रहने और काम करने की छूट दी गई है। वो यहाँ रह सकता है, काम कर सकता है, उसको बार-बार वो लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो बार-बार जाकर अपने वीज़ा कराए। वो मल्टीपल एंट्री है, लाइफ टाइम वीज़ा उसका होता है, लेकिन राष्ट्रीय नाम पर कभी भी रद्द किया जा सकता है, क्योंकि यानी रोजगार वो कर सकता है, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील के रूप में काम कर सकते हैं, लेकिन बाद में उसमें इसरो, बार्क जैसे संस्थानों या किसी पर ऐसी जगह पे जो उसमें भारत की सुरक्षा का मसला हो, उसमें उच्च पद नहीं दिए जा सकते। संपत्ति वो खरीद सकता था, आवासीय और वाणिज्यिक, बस कृषि भूमि या वृक्षारोपण चीजें नहीं खरीद सकता था। भारत में रह सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते, पंचायत मेंबर नहीं बन सकते। ये सब इसलिए किया गया था कि भाई ताकि किसी भी तरह से एक वो लोग जो विदेशी हैं वो यहाँ रहें और बाकी महसूस करें कि भाई उनके पूर्वज थे, उनके साथ एक रिश्ता था। सिर्फ यही 3-4 केस नहीं है। आपको मैं बता दूं कि इससे पहले फिलिप कोटलार वो था उस विवाद में, उसमें पत्रकार, कई विदेशी पत्रकार जैसे अंजुमन चौधरी और कुछ और कश्मीरी मूल के विदेशी नागरिकों को हवाई अड्डे से ही वापस भेजा था, क्योंकि सरकार ने उनके ओसीआई कार्ड को ब्लैक लिस्ट श्रेणी में डाल दिया था। और आपको याद होगा एडवर्ड स्नोडन नाम का वो राइटर, वो अपना कश्मीर को लेकर ऐसी कहानियां लिखता है जिसमें ये साफ तौर पर दिखाई दे कि भारत सरकार के हित वहां किस तरह से प्रभावित किए जा सके, यानी पाकिस्तान के लिए किस तरह से वो बैटिंग कर सकता हो, उसके लिए होगा। इसी तरह से डिजिटल डास वो है, तो ये सरकार ने 2019 के बाद ही इस तरह के ओसीआई कार्ड धारकों पर नजर रखनी शुरू कर दी थी, जो अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा या विदेशी फंडेड एनजीओ के साथ काम करते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ जुड़े हुए बहुत से ओसीआई कार्ड धारकों की भी जांच की गई और उन्हें भी नोटिस थमाए गए थे। खालिस्तानी गतिविधियों में बहुत सारे थे, तो दर्जनों कश्मीर और पंजाबी मूल के ओसीआई कार्ड रद्द किए गए, जो सिख फॉर जस्टिस के साथ, अलगाववादी संगठनों के साथ रैलियां करते दिखते थे, क्योंकि वो सरकार का तर्क शांतिपूर्ण प्रदर्शन और भारत की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ नारेबाजी, ये दोनों में बहुत अंतर है। बहुत देखने में तो पतली सी लाइन है, लेकिन दोनों वहीं से निकलते हैं। तो लिहाजा ये जब 2021 में इसमें बदलाव शुरू किया गया, 4 मार्च 2021 को एक अधिसूचना जारी की गई थी। पहले जो नहीं थे वो उसमें जोड़े गए, बिना अनुमति के नो गो जोन में नहीं जा सकते। अब ओसीआई जो धारक हैं उनको क्लियर कट है कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज है, जैसे नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारा हिस्सा है, अंडमान है, सीमावर्ती इलाके हैं, यहाँ आप गृह मंत्रालय की अनुमति के बिना नहीं जा सकते, जो पहले आप कहीं भी जा सकते थे। पत्रकारिता पर क्लियर किया गया कि कोई भी ओसीआई धारक आदमी भारत में किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करता है तो उसे विदेशी संवाददाता यानी फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट की तरह अनुमति लेनी होगी। अमृता विल्सन और अशोक स्वैन ये दोनों इसी दर्जे में आते हैं। तबलीगी और धार्मिक प्रचार, सरकार ने देखा था कि कई ओसीआई कार्ड धारक धार्मिक आयोजन की आड़ में धर्मांतरण और वैचारिक तौर पर प्रचार कर रहे थे। अब तबलीगी जमात को बिल्कुल वर्जित कर दिया गया स्पष्ट तौर पे। अब मैंने आपको बताया था कि सरकार अब क्या कर सकती है, आजीवन वीजा और बार बार आने की सुविधा जो थी उसको सरकार किसी भी समय ब्लैकलिस्ट कर सकती है, और वो भी बिना कारण बताए। फाइनेंशियल्स जो था, अब भारत सरकार ने, पहले तो मैंने बताया था भारत में बैंक खाते, निवेश और अचल संपत्ति खरीद सकते थे सिवाय कृषि भूमि के छोड़ के। अब क्या है कि फेमा के कड़े नियमों के साथ उनको देखा जाएगा। पेशा मैंने बताया था कि आपको वो नहीं काम कर सकते, भारत में निवास कर सकते हैं, लेकिन आजादी का उनका अधिकार सीमित है क्योंकि वो नागरिक नहीं है। ये चूंकि जिस बात को सरकार इसलिए बड़े उससे सख्त है क्योंकि नैरेटिव बिल्डिंग में सरकार ने देखा, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, द गार्जियन जैसे अखबार में लिखने वाले भारतीय मूल के लोग ज्यादातर भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। आपको याद होगा जब अभी वॉशिंगटन पोस्ट बंद होना शुरू हुआ तो किस तरह से उसके इस तरह के खेल खुल के समझ में आए कि जो उनका एजेंडा था उसको चलाने के लिए जो ये भारतवंशी मूल के लोग हैं कितना नीचे गिर के काम कर रहे थे, जिनमें से कुछ ही लोग हैं। ओसीआई कार्ड रद्द करने का एक उनको चेतावनी दी गई। और ये बात आपने देखा होगा, किसान संगठन जब यहाँ आंदोलन किसानों के नाम पे चल रहा था या हिजाब का विवाद चल रहा था, उस वक्त विदेशी धरती से लगातार डिजिटल प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, और वो सारा प्रोपेगेंडा इन्हीं के तौर पर था। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सरकार को, भाई वो सरकार तो आराम से 7D पर कर सकती है,
इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो लगातार भारत के खिलाफ काम कर रहे थे, उन सब का भी ओसीआई कार्ड रद्द किया गया। ऐसे ही दक्षिण भारत के कई सारे ओसीआई कार्ड धारक थे जो फेरा के उल्लंघन के मामलों में थे। सरकार ने कहा कि इसका कार्ड का इस्तेमाल आप धार्मिक कन्वर्जन के लिए नहीं कर सकते। तो सिर्फ यही नहीं है, सरकार क्या करती है, इनको एडवर्स लिस्ट में डाल देती है, यानी ब्लैक लिस्टिंग कर देती है। मान लीजिए आपका ओसीआई कार्ड वैध है, लेकिन जैसे ही गृह मंत्रालय आपका नाम एडवर्स लिस्ट में डालता है, आप जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरोगे, आपको एंट्री डिनाइड कर दिया जाएगा और अगली फ्लाइट से वापस भेज दिया जाएगा। ये उदाहरण आपको याद होगा, एंट्रो कलीगी एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर था जो भारत में लगातार जनजातीय समुदायों पर करता था और उसका खेल सबको मालूम था कि किस तरह से एनजीओ की आड़ में वो सब चल रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही जबरदस्त फैसला है। सरकार को, चूंकि इसमें एक सीधे तौर पर एक पुराने फैसले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो इस्तेमाल किया जाता है वो ये है कि सरकार किसी भी विदेशी को किसी भी वक्त बाहर निकालने के लिए पूर्ण अधिकार है और वो कोई कारण बताने को बाध्य नहीं है। और सरकार ने अब क्या किया, वो डेटा माइनिंग कर रही है, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग करती है। इसकी वजह ये है क्योंकि डिजिटल मॉनिटरिंग से ही ये लोग सामने आते हैं। ओसीआई ट्रैकिंग एक सिस्टम बाकायदा खड़ा है गृह मंत्रालय के अंदर, एक जो हाई प्रोफाइल ओसीआई कार्ड के धारकों के सोशल मीडिया पर नजर रखता है, ट्रैक करता है। अशोक स्वेन जैसे मामले इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि विदेशी यूनिवर्सिटी में वो बैठकर जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं उसका असर भारत की सॉफ्ट पावर और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पर पड़ता है। सरकार अब प्रेस की आलोचना और देश के खिलाफ युद्ध के बीच में फर्क देख रही है कि भाई ये अंतर क्या है, ये युद्ध है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा फैसला है और खास तौर से उसमें है जबकि हमने एक कोर्टों ने ये समझना शुरू कर दिया कि जो एक भारत के खिलाफ पूरा जो वैचारिक प्रोफाइलिंग की जा रही है, यानी जो इंटेली आइडियोलॉजिकल प्रोफाइलिंग की जा रही है, यदि कोई भारत के लोकतंत्र के सूचकांक को यानी डेमोग्राफिक इंडेक्स को या प्रेस फ्रीडम को माइन्यूट करता है ताकि वो उससे भारत की छवि खराब हो, उसको सरकार ने अब डैमेज टू नेशनल इमेज माना है। विदेशी फंडिंग पर सबसे ज्यादा नजर रखी जा रही है और जो लोग ये कहते हैं कि भारत में ऐसा हो रहा है, उनको मालूम है कि चीन इस मामले में जब जबरदस्त तरीके से कंट्रोल करता है, उस पर कोई भी विरोध करने वाला आपको देश नहीं मिलता है। तो ये बहुत ही मैं ये कह सकता हूं कि जो राज्य का पहला तर्क जो कहते हैं, मुझे लगता है कि राज्य का पहला जो कर्तव्य है वो अपने देश की रक्षा करना, अपने लोगों की रक्षा करना है। अमृता विल्सन जैसे यदि जो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ऐसे नैरेटिव सेट करते हैं कश्मीर को लेकर कि भारत वहां ऑक्यूपेशन ऑक्यूपाई किया हुआ है या किसान आंदोलन जो है वो है, उससे दंगे भी भड़कते हैं, देश के खिलाफ निरस भी, तो ये निवेश पे भी जोर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है और सरकार राज्य इसको आइडियोलॉजिकल वारफेयर मानता है। तो अब मुझे लगता है कि चूंकि इसको इकोनॉमिक सेक्शन लगाने के लिए बड़ा उसमें कहा जा रहा है, तो आज अदालत का जो फैसला है कि हमें इतना सहिष्णु नहीं होना चाहिए कि हम अपनी बदनामी सहें, यानी पानी अगर सर से ऊपर जाएगा तो देश का कोई भी अंग इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ये आज के कोर्ट का मुझे लगता है कि ज्यादा रुख है जिस पर सब अदालतें अमल कर रही हैं। ये वीडियो इतना ही। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ऊपर क्यूआर कोड है और बन सकते हैं। हमारे चैनल को आप सहयोग भी दे सकते हैं। आपका दिन शुभ